हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 यानी कि नेशनल इनकम, और इसमें हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 6। अब इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखने वाले हैं, तो देखो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 5 में देखा था कि नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो आउटपुट मेथड है ये तो हमने लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 में इनकम मेथड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इनकम मेथड में किस प्रकार से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। देखो दोस्तों, इसका नाम ही क्या है, इनकम मेथड, यानी आप समझ जाओ कि ये कहीं ना कहीं इनकम से ही रिलेटेड है, यानी जो लोगों की इनकम होती है ना उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। बराबर, तो आइए जरा समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इसमें कि दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट में देखो इसका दूसरा नाम क्या है भाई, देख लीजिए, फैक्टर कॉस्ट मेथड। ओके, दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, यानी इसमें हम क्या, देखो जो हमारा आउटपुट मेथड था उसमें हम प्रोडक्शन साइड के ऊपर फोकस करते थे कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है, और फिर अब ये जो हमारा दूसरा मेथड है बच्चों, इनकम मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। बराबर, आइए जरा इसके बारे में कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, द इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय all citizens of a country in a particular year are added up, that is incomes that accrue to all factors of production। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होता है आप सभी को मालूम है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनको जो इनकम होता है, जैसे मान लीजिए लैंड है तो लैंड को क्या मिलेगा भाई, रेंट मिलेगा, है ना, रेंट मिलेगा। इसके अलावा जो लेबर है उसकी इनकम कैसे होगी, तो उसको वेजेस मिलेगा। तो जब हम इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं ना, किसको किसको, रेंट, वेजेस हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया, इसके अलावा एक और चीज़ हमारा था ना, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब हम इन सभी को प्लस कर देते हैं तब जाके हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। ठीक है, और ये कौन सा मेथड है बच्चे, ये है हमारा इनकम मेथड। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको क्या क्या मिलता है, तो लैंड को मिलता है भाई रेंट, और जो लेबर है उनको वेजेस मिलेगा, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इन सभी को हमें क्या कर देना होता है बच्चों, ऐड कर देना होता है। देखो लिखा है ना, ऑल एडेड टुगेदर बट इनकम, लेकिन सुनो सभी को हमें ऐड तो करना है, लेकिन यहाँ पे एक बात दिया गया है, लेकिन जो हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स रहेंगे ना बच्चे, उन्हें आपको इग्नोर करना है, यानी उसे आपको ऐड यहाँ पे नहीं करना है। नेशनल इनकम में क्या करोगे, जो भी आपको इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए आप लेबर है, ठीक है, तो वेजेस के रूप में जो आपको इनकम हो रही है, या फिर लैंड को जो रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, ये सभी को तो हमें ऐड करना है, लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट्स है ना इन्हें हमें ऐड नहीं करना है। अब आपको लगेगा भैया ट्रांसफर पेमेंट क्या है, तो आप मैं बताती हूँ ट्रांसफर पेमेंट क्या है। देखो दोस्तों, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को स्कॉलरशिप मिला या फिर गिफ्ट मिला। ठीक है, अब देखो गिफ्ट तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही देते हैं ना, मतलब गिफ्ट तो खुशी के मारे देते हैं, अब उसके बदले में पैसे का थोड़े ना लेन देन यहाँ पर होता है। तो अगर किसी को गिफ्ट मिला, डोनेशन हमने कहीं पे दिया है ना, किसी चैरिटी में, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है जो लोगों की सेवा का काम करते हैं, तो उनको जब हम कुछ दे रहे होते हैं तो वो चीज़ों को इसके अंदर ऐड नहीं करना होता है। तो इसी को कहते हैं बच्चे ट्रांसफर पेमेंट। देखो जैसे यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन, किसी को पेंशन दिया जा रहा है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जो लोग अनएम्प्लॉय होते हैं उनको सरकार के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे आप ऐड नहीं करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, है ना, ये हो गया पूरा बेरोजगारी भत्ता। तो ये सबको हमें क्या करना होता है दोस्तों, इग्नोर करना होता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। क्योंकि देखो आप कहेंगे, देखो ट्रांसफर पेमेंट में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, मतलब लोगों को दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, तो वो सरकार का एक्सपेंडिचर है और हमारा क्या है बच्चों, हमारा इनकम है। बराबर, लेकिन वो सरकार का एक्सपेंडिचर है ना, तो बेहतर होगा कि आप इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन वगैरह कुछ काम तो हो नहीं रहा है ना, वो तो सरकार दे रही है ऐसे ही। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसे ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ट्रांसफर पेमेंट को आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ट्रांसफर पेमेंट को बताओ इग्नोर करना होता है या फिर एडअप करना होता है। आप बताना कि ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर करना होता है, क्योंकि वो सरकार के लिए खर्चा है, हमारे लिए इनकम है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, समझे। ओके, अब सुनो ध्यान से, जैसे आप सोचेंगे कि सबकी इनकम का पता हमें कैसे चलेगा, जैसे गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो हमें कंपनी मतलब कंपनी का जो डेटा है वहां से हम लोग ले लेंगे, लेकिन सबकी जो इनकम हो रही है उसको हम कैसे क्या करेंगे। तो जो इनकम है ना बच्चों, ये भी जानने का एक तरीका होता है, यानी इसको भी हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से हमें डेटा मिलता है, जरा हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा,
इनकम टैक्स रिटर्न्स, मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न हो रहे हैं उसमें पूरा डेटा रहता है कि आपके इनकम के बारे में कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ डेटा रहता है, ठीक है। अगर आप ये इनकम टैक्स रिटर्न कभी फाइल करवाओगे ना, आपको मालूम पड़ेगा, राइट। तो इसकी मदद से हमें डेटा मिल सकता है, या फिर ये रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो वहां से भी हम डेटा निकाल सकते हैं किसको कितना इनकम हुआ है ना। तो इसके द्वारा हमें जो जानकारी है वो मिलती है और फिर इसके बेसिस पे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है। देखो, नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। आप बोलेंगे भाई ये मिक्स्ड इनकम क्या है, आओ मैं आपको बताती हूँ कि मिक्स्ड इनकम क्या है। ये देखो यहाँ पे कहा गया मिक्स्ड इनकम, मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर है ना, हाँ ये देखो बच्चों मिक्स्ड इनकम क्या होता है। तो मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हु यूज देयर ओन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये है क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है। अब वो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोल रखा है, ठीक है। यानी वो खुद ही हर चीज को हैंडल कर रहे हैं, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, किसी हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, बल्कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। वैसे ही कोई मान लीजिए सीए है ना, तो उन्होंने अपना एक ऑफिस खोल लिया है और उसमें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो प्रोफेशन होते हैं ना दोस्तों, उनको हम क्या कहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे, है ना, क्योंकि वो खुद ही अपना बिजनेस चला रहे हैं ना। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। वो खुद ही अपना लैंड लेबर कैपिटल ये सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम को भी यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से हमें कितना पैसा आया, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला NI यानी नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट, MI फॉर मिक्स्ड इनकम। और नेट एक्सपोर्ट कैसे मिलेगा, X माइनस M यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और R माइनस P यानी रिसीट्स माइनस पेमेंट, क्या मिल जाएगा हमें, नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस की, यानी जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो बाय द इनकम मेथड, देन यू हैव टू मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिकॉशंस ध्यान रखने पड़ेंगे, यानी इनको ये सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो कौन कौन से सावधानियां हैं बच्चे, जरा हम देख लेते हैं। पहला तो ये है, हमने ऊपर भी देखा था, ट्रांसफर जो हमारे इनकम्स हैं उन्हें आपको क्या करना है बच्चे, इग्नोर करना है। ट्रांसफर पेमेंट्स को, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी में दान कर रहे हैं, ठीक है, किसी को ओल्ड एज का पेंशन मिल रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस है, ये सबको हमें क्या करना है बच्चे, इग्नोर करना है। कब इग्नोर करना है, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल अनपेड सर्विसेज। तो बच्चे ये अनपेड सर्विसेज क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे घर पे छोटी सी बच्ची है, ठीक है, मेरी बहन की लड़की है, मैं उसको क्या करती हूँ, उसका होमवर्क करवाती हूँ, मान लीजिए उसको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं उसके बदले में उससे पैसा लेने वाली हूँ, नहीं लेने वाली हूँ। तो ये कैसी सर्विस मैं उसको दे रही हूँ, तो मैं उसको दे रही हूँ दोस्तों अनपेड सर्विस, यानी उससे मैं पैसा नहीं लेने वाली, मैं तो उसको ऐसे पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो मेरे घर की बच्ची है, इसलिए मैं उसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वो कैसा सर्विस हो जाएगा, अनपेड सर्विस हो जाएगा। वैसे ही आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो खाना बनाती है तो उसका भी वो पैसा नहीं लेती, ये भी तो अनपेड सर्विस है ना। वो तो प्रेम में बना रही है, हमारे बच्चे, हम खाना बनाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, इन्हें आपको क्या करना है बच्चे, इंक्लूड नहीं करना है, याद रखो। तो ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, टीचर टीचिंग हर चाइल्ड, हिज और हर चाइल्ड, शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है, समझा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा, देखो वही अगेन वही सेकेंड हैंड आ गया। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स का ये परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, है ना, सेल ऑफ सेकेंड, एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक कार, हाउस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। देखो इसमें भी वही था, है ना, कुछ पॉइंट जो है ना बच्चों वो यहाँ पे सिमिलर है, तो ध्यान रखिएगा। आप जब पूरा पढ़ लोगे ना, तो जो सिमिलर पॉइंट्स है ना उनको याद कर लेना। कहाँ पे हमने देखा था, देखो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड, और इसमें भी वही है, सेकेंड हैंड को आपको क्या करना है दोस्तों, इग्नोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो अगर आप शेयर्स या फिर बॉन्ड्स को वहां से अगर मतलब उसको बेचने से जो इनकम हो रही है उसे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इग्नोर करना है। व्हाई, बिकॉज दे डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम, यानी कि ये रियल नेशनल इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए हमें इग्नोर करना है, ठीक है। शेयर्स और बॉन्ड्स के सेलिंग पे जो इनकम हो रही है उसे आपको सीधा सीधा इग्नोर कर देना है, वेरी सिंपल, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिएगा 5वां पॉइंट क्या है कि रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस, यानी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चे, तो हमारी इनकम के ऊपर जो देखो डायरेक्ट, एक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली सरकार को टैक्स पे कर रहे होते हैं। जैसे इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स आपको ऐड करना है या फिर क्या करना है बताओ, तो देखो रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो या फिर डायरेक्ट टैक्सेस हो, इन्हें हमें इग्नोर करना है। व्हाई? एज ओनली इट इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ इनकम, इनकम का ही ट्रांसफर हो रहा है ना। मतलब हमें वो, मान लीजिए इनकम टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, इनकम मतलब इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, तो हमें वो इनकम हो चुकी है ना, 10,000 रुपए की हमें इनकम हो चुकी है, तो हमने ऑलरेडी वो नेशनल इनकम में ऐड कर दिया है। अब वो जो डायरेक्ट टैक्स मतलब लग रहा है सरकार को, जो हम टैक्स उसमें से दे रहे हैं अपने 10,000 में से, मान लीजिए कि 1,000 रुपए हम सरकार को दे रहे हैं, तो ये सरकार की इनकम हो रही है, ठीक है, सरकार की इनकम तो हो रही है, लेकिन ये हमने क्या किया, इसी 10,000 में से निकाल के दिया है ना, तो 10,000 तो ऑलरेडी हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो चुका है, तो वापस से क्यों करोगे, ये 1,000 को आपको वापस से नेशनल इनकम में ऐड करने की जरूरत नहीं है, समझा। तो याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ये ट्रांसफर ऑफ इनकम हो रहा है, हमें जो इनकम हुई थी इसी में से हमने 1,000 सरकार के खाते में डाल दिया, मतलब सरकार को दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसे ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, कंपनी का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बच्चों, यानी जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ओके, उसे हमें ऐड करना होता है, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पर होगा, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है, एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज से जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे ये वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड। तो ये सब कुछ हमें क्या करना होता है दोस्तों, इंक्लूड करना होता है इन नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड, यानी देखो जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, मतलब वही जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमने रख लिया है, जैसे हमने वो ऊपर वाला देखा था, फार्मर जो है वो खेती कर रहा है, ठीक है, तो सारा तो सामान नहीं जाता है मार्केट में, कुछ वो अपने लिए भी रखता है, तो जो वो अपने लिए रख रहा है उसका भी वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, नहीं वो नेशनल इनकम में आना चाहिए। तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इतना इसका प्राइस होगा, और तब जाके नेशनल इनकम में उसको ऐड कर लेते हैं। वही बात इसमें बोली गई है कि जो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा हुआ है भाई, उसका भी एस्टिमेट करके वैल्यू निकालो और फिर वो नेशनल इनकम में ऐड करो। और दूसरी बात ये है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड, मतलब जिस घर में रह रहे हैं भाई उसका भी तो कुछ ना कुछ किराया होगा, तो वो भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नेशनल इनकम में। ये बात हो जाती है। चलो, तो ये इसके कुछ 7 प्रिकॉशंस थे, इसमें भी 7 प्रिकॉशंस थे, इसमें भी थे, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये जो नेशनल इनकम कमिटी है, NIC ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द इनकम मेथड फॉर एडिंग अप द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल एंड लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। यानी ये क्या करते हैं भाई, तो ये इनकम मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, और ये इन सारी चीजों को मतलब प्लस करते हैं, किसको किसको, देखो इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड से जो इनकम होता है, ट्रांसपोर्ट से जो होता है, प्रोफेशनल और लिबरल आर्ट्स, मतलब जो भी ये आर्ट्स वगैरह बनाने वाले होते हैं वहाँ जो इनकम होती है, राइट, और क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वही जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे जो उसको मैनेज करने के लिए जो भी मतलब मैनेज करने, वहाँ के मैनेजमेंट से रिलेटेड आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डोमेस्टिक सर्विसेज, ठीक है, तो ये बात हो जाती है, राइट, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलो, तो यहाँ पर इसके प्रिकॉशंस भी कंप्लीट हुए, यानी कि हमने ये समझ लिया, किसको समझा भाई, हमने समझा इनकम मेथड को, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारा आ जाता है दोस्तों कौन सा मेथड आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर फोकस करते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो था हमारा, उसमें हम प्रोडक्शन साइड के ऊपर फोकस कर रहे थे, सेकंड में इनकम साइड के ऊपर यानी डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ऊपर हमारा फोकस था, और इसमें हम देखेंगे दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग देखेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।